आजकल मैक्सिमम व्यक्ति बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा लोन जरूर ले रहे हैं, जो मेरे देखने में आया है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर मान लीजिएगा, चाहे वो पर्सनल लोन मान लीजिएगा, चाहे वो जो आप प्रोडक्ट लेते हैं ईएमआई पर उसको मान लीजिएगा। और जब व्यक्ति भुगतान करने में देरी कर देते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 1-2 दिन ईएमआई नहीं दे पाते हैं, लेट हो जाता है, उनका तो खैर चल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दे ही नहीं पाते लोन, तो फिर उनको बहुत सारी दिक्कत परेशानी बनती है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ईमेल किया और ईमेल में उसने जो हमें लिखा, वो लिखा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस उनका जो करंट इशू है। करंट इशू उनका क्या था? करंट इशू उनका ये था, उन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था, वो कंटिन्यू पेमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई, अब वो पेमेंट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वो बस किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, आरबीआई का कोई ऐसा नियम हो जिससे कि पूरे तरीके से उनको हेल्प मिल जाए। उन्होंने एक व्यक्ति से बात भी की, तो उनको एक नियम बताया गया आरबीआई का कि आप इस नियम को फॉलो कर लीजिएगा और आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। और उनसे 1000 रुपए भी ले लिए गए सपोर्ट के नाम पर। उनको नियम क्या बताया गया? उनको नियम ये बताया गया कि भाई आपको एक काम करें, आपका जो ये लोन है आप इसको रीस्ट्रक्चर करा लें। रीस्ट्रक्चर जब आप करा लेंगे तो आपका जो टेन्योर है वो भी काफी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए वो बैंकों के पास में गए, बैंकों ने भी पूरे तरीके से हेल्प करने से मना कर दिया, उनका लोन रिस्ट्रक्चर करने से क्लियर मना कर दिया, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो एनपीए हो गया था। एनपीए क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उनकी कई जो ईएमआई है वो ड्यू हो गई थी। जब कई ईएमआई ओवर ड्यू हो गई तो भाई बैंक कहाँ से उनको रिस्ट्रक्चर देता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो ये व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप रिलीफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम हो आरबीआई का जो आपको हेल्प मिल जाए। देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग आपको क्यों सजेस्ट किया जा रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग का तो मतलब ये है, जो आपका लोन अमाउंट है उसका टेन्योर में चेंजेस कर दिया जाएगा और आपकी ईएमआई में बदलाव कर दिया जाएगा, थोड़ी कम कर दी जाएंगी। लेकिन ये सब चीजें आप कराओगे तो आपका तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लग जाएगा। भाई दोबारा से एक नई तरीके से लोन की शुरुआत होगी ना, उस लोन अकाउंट को बंद करके दूसरा अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो बात तो वही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि रिस्ट्रक्चर से आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप अपने काम, बिजनेस, व्यापार पर पूरे तरीके से फोकस करें और अपने बिजनेस व्यापार को बेहतर करने के बाद में जब आपके पास में पैसा हो आप पे कर दें। दैट इज वेरी सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। और रही भाई रिकवरी एजेंट की कॉल, देखो वो तो आएंगी, इसमें तो कोई आपको रिलीफ नहीं दे सकता। इसकी रिलीफ तो आप खुद ही ले सकते हैं। कैसे? रिकवरी एजेंट को पूरी तरीके से सही जवाब दे करके, रिकवरी एजेंट से खुलकर के बात करके, रिकवरी एजेंट से निडरता से बात करके, अगर आप रिकवरी एजेंट से खुलकर के बात करोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने लोन लिया है, कोई आपने गुनाह नहीं किया, कोई आपने चोरी नहीं की, कोई आपने किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया है। आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आप को ये ना समझें आप कोई क्रिमिनल हैं। आपका ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल ऑफेंस है। और सिविल ऑफेंस में कहीं नहीं लिखा कि आप अगर लोन नहीं चुकाओगे तो आप 420 बन जाओगे, आप अगर लोन नहीं दे पा रहे हो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। भाई ये बंदे के पास में पैसा ही नहीं है तो वो कहां से दे? सीधी सी बात तो ये है। अब बहुत सारे व्यक्ति ये तर्क देंगे, ये बात करेंगे कि यार रिस्ट्रक्चरिंग करने से कम सिविल तो खराब नहीं होगा। अरे यार, अब आप पैसा दे दोगे, चलो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही मैं दे दोगे, आपके पास में तो फिर यही प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए अपने बिजनेस व्यापार को बेहतर करो जिससे कि आप लोन चुका सको, ठीक है। और रही सिविल वगैरह की बात, तो देखो जब आप पेमेंट करोगे ना, सिविल तो अपने आप बेहतर हो जाता है। सिविल का कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि ये पेमेंट नहीं कर रहे, सिविल पूरे तरीके से उड़ गया, अब सिविल ठीक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पेमेंट करना चालू कर दो, सिविल कुछ टाइम बाद अपने आप ही बेटर स्पीड से बेहतर हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। अगर आप में से कई व्यक्ति जो जानना चाहते हैं कि भाई एनपीए के बाद लोन को रिस्ट्रक्चर कैसे कराएं, वैसे तो रिस्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं एनपीए होने के बाद में लोन, तो देखो बहुत सारे बैंक ऐसे होंगे जो आपको कह देंगे हम रिस्ट्रक्चर कर देंगे, लेकिन आप उनसे रिटर्न में ले लें कि हमारा लोन एनपीए हो चुका है और हम अपनी ड्यूज जो है पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, आप हमें रिस्ट्रक्चर दोगे? ये आप रिटर्न में ले लें। बर्बरी तौर पे अगर कोई आपसे कह रहा है तो आप उसकी बात पर भरोसा न करो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ जाएगी।
तो देखो, अगर आप बैंक और एनबीएफसी का लोन नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारणवश और आप आरबीआई का ये नियम देख रहे हो रीस्ट्रक्चरिंग वाला, तो ये आपके लिए मुझे नहीं लगता हेल्पफुल है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और अपने बिजनेस व्यापार पे ध्यान दें। कोशिश करें पैसा अरेंज करने का, जब पैसा हो जाए लोन चुका दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आप में से और भी कई व्यक्ति जो कि बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनको ऑन कॉल बात करके हम उनकी समस्या पर समाधान दें, उनसे पूरे तरीके से बात करें और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराने की। आप हमारी पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस आप कैसे लेंगे? देखिए, इसके लिए आपको हमें एक ईमेल करना होगा। ईमेल में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस जो आपका करंट इशू है, ठीक, और कोई फालतू चीज आप लिखेंगे, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। और जो आप ईमेल करेंगे वो 24 टू 72 आवर्स के बाद ही देखे जाएंगे। 24 टू 72 आवर्स का आप इंतजार करें। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमेल करने में असमर्थ हैं, तो वो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दिया है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, और आप जरूर बताएं कि आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है। उसके बाद में आपको हम आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी हेल्प बनेगी वो कर देंगे, जो भी सहायता बनेगी वो पूरे तरीके से आपको हम कर देंगे। और हाँ, ध्यान रखना भैया, चार्ज लगता है बात करने का, क्योंकि यार जो बंदा बात करेगा वो फ्री तो बैठा नहीं है, उसे और भी काम है, तो इसीलिए चार्जेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।